हर दिन एक लड़की का एक नंबर लग रहा है, 12, 14, 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चे, इनका नंबर लग रहा है और नया शिकार चाहिए जिसका वो शोषण करे, शरीर शोषण करे। तो अनबिलीवेबल थी। मतलब लाइन यूज की जाती थी साध्वियों की तरफ से, माफ कर दिया गया। और जब मैंने देखा तो मेरे खून से पूरा जो पैजामा था मेरा खून से लथपथ चिपका हुआ था शरीर से। जब अपने पैजामे को थोड़ा सा ऊपर खींचने की, शरीर से थोड़ा अलग करने की कोशिश की तो खून से, ब्लड से चिपका हुआ था। ये हुआ मेरे साथ में, तो ऐसा लगा कि सैकड़ों चींटियां मुझे काट रही हैं। तो जब हमने उसको चिट्ठी को, साध्वी की लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया हमने और हमारी टीम ने, तो उसमें हमने देखा कि इसके अंदर अगर ये जो बातें लिखी गई हैं ये सच हैं तो ये इतना हीनियस क्राइम हो रहा है डेरे के अंदर। और ये जैसे ही गए हैं, मुनीजा नारायण ने बताया कि जैसे ही गए ये तुरंत खड़ा हो गया, मतलब ये खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बाबा राम रहीम खड़ा हो गया। तो उन्होंने, जो मुनीजा नारायण का ऑब्जर्वेशन था मेरी उनसे कन्वर्सेशन में, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही कावर्ड टाइप का इंसान है, ये बहुत ही डरपोक किसी का इंसान है। मुझे जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो जैसे आप कहते हैं ना कि गूज़बम्प्स से रोए खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या आदमी इस लेवल तक पहुंच सकता है कि जिसको लोग इतने डिवोटीज़ हों, जिसको इतना मानते हों, और वो जो है किसी का शरीर नोचता हो और किसी को बंदूक किनारे रख करके उसका शोषण करता हो। वो बच्चा रोता रहता है जो उसके एक साध्वी है, भरोसे पे माँ बाप ने भेजा है, और वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, दर्द में रहती है, पेन में रहती है, और उसका ये भक्षण करता चला जाता है। जो है खट्टा सिंह के रिलेशंस वहाँ से, गुरमीत से जो है थोड़े से खट्टा सिंह विरोध में था, और ये बात डेरे के कुछ लोग जानते थे। तो हमारी एक मुलाकात हुई डेरे के डिसाइपल से जो पहले शाह सतनाम के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन गुरमीत के आने के बाद उन्होंने डेरा छोड़ दिया। सीबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था। लोकल पुलिस किसी प्रकार का कोई सपोर्ट कर नहीं रही थी, और सीबीआई में जो मुनीजा नारायण जिनको पूरा केस का दिया गया था, उनको आप ही के हरियाणा और पंजाब के कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो सांसद, युवा सांसद कुछ ऐसे थे 3-4, जो फोन करके कहते थे कि गो स्लो ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन। बैक डोर से, पीछे वाले रास्ते से वो मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, तब उनको लाके साथियों का स्टेटमेंट करा गया। अब ये देखिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन की, उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि साइकोपैथ, कि मतलब अपने नाखूनों से किसी के बदन को नोचना, दांत लगाना, मतलब आप जो इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके का। कि ये जब एक साध्वी के इंटरव्यू लेने गए तो उनको जाहिर सी बात थी कि गांव में बहुत ज़्यादा इसके समर्थक थे गांव के, और फिर उन्होंने उनको एक सेफ हाउस में किया। उसकी इंफॉर्मेशन भी इन लोगों को मिल गई। अब दूसरी साध्वी के चक्कर में क्या हुआ कि ये उससे जब घर गए तो तब भी उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, कहीं ना कहीं लीक हो गई किसी प्रकार से, क्योंकि इनके लोग तो थे ही। अब ये क्या करते थे कि जब भी सीबीआई की गाड़ी वहाँ पहुँचती थी, अब इनको मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना था, तो हाँ, अब बयान कराना था, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो निकलना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, डेरे वाले वहाँ पे आके सत्संग लगा देते। बाबे ने तैयार किया सी कुर्बानी दस्ता, और जो लोग इस दस्ते दे विच सीगे उन्हां दी कास्ट्रेशन करा दित्ती जांदी सीगी, अंडकोश कढ़ा दित्ते जांदे सीगे। और सबसे जो क्लोज रिंग होगा वो ये कुर्बानी दस्ता होगा। और कुर्बानी दस्ता क्यों? क्योंकि बाबा उनको कहता था कि भाई तुम्हारा लाइफ का कोई भी पर्पस अब खत्म हो चुका है, तुम समाज में जाओगे लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकते हो, तो अब तुम्हारी जो भी जिंदगी है वो मेरे इर्द गिर्द ही है, क्योंकि अब समाज तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में ऐसा हो चुका है। छत्रपति के हत्या में जो लोग हैं, या रंजीत की जो हत्या में लोग हैं जिनके नाम आए हैं, जब उनके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए तो वो भी कास्ट्रेटेड पाए गए। तो पुछ पिंजरे दे तोते नूं इंसान की हुंदा है, तो पुछ भुख नाल मरदे नूं भगवान की हुंदा है, तो पुछ कुख दी बच्ची नूं शैतान की हुंदा है, तो पुछ बली दे बकरे नूं हैवान की हुंदा है। मंटो ने कहा सीगा कि एक विकिया होया पत्रकार एक कोठे दी तवायफ नालों ज़्यादा माड़ा हुंदा है। पंजाब दी मीडिया दा की हाल है वो तुसी चंगी तरह जानते हो। बाबा राम रहीम बाहर आ गया, बहुत चर्चावां छिड़ियां, लोगों ने कहा कि इनू बाहर क्यों कढ़िया, ये बलात्कारी है, ये रेपिस्ट है, ये कातल है।
ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ। अनुराग त्रिपाठी मेरे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। थैंक्स सर। सीबीआई जहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी, और जो आपकी किताब में मैं पढ़ता हूँ, उस किताब में ये कहा गया कि जो खट्टा सिंह था, जिसका स्टिंग ऑपरेशन आपने किया था, उसका क्लू आपको कैसे मिला था? देखिए, ऐसा है कि जब हमें 2007 में हमारे पास में एक एनोनिमस कॉल आई। तहलका के ऑफिस में हमारा एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही वो डिपार्टमेंट बनाया गया था, और उसकी अपनी एक सेपरेट लैंडलाइन होती थी। और तहलका मैगजीन में जब भी छपती थी जाती थी तो उसमें उसका नंबर ज़रूर रहता था कि अगर ऐसी कोई खबर है जिस पर आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं या ऐसा कुछ खुलासा है जिसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो उस पर आप हमें कॉल करिए। तो एक एनोनिमस कॉल आई, उसको मैंने किताब में भी लिखा है और कई बार कहा भी, उसको हमने काफ़ी समय तक फॉलो किया। और जो आकर के हमारे पास में एक सोर्स आया और उन्होंने जो हमें पेपर प्रोवाइड करी, और ख़ास तौर से वो प्रधानमंत्री की चिट्ठी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो चिट्ठी काफ़ी समय से सर्कुलेट हो रही थी। पता नहीं क्यों उसको लोकल मीडिया ने या क्या कहते हैं नेशनल मीडिया ने उसको पिक नहीं किया। तो जब हमने उसको चिट्ठी को, साध्वी की लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया हमने और हमारी टीम ने, तो उसमें हमने देखा कि इसके अंदर अगर ये जो बातें लिखी गई हैं ये सच हैं तो ये एक इतना हीनियस क्राइम हो रहा है डेरे के अंदर, और कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये जो है डे बाय डे, स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ बढ़ता ही चला जा रहा है। सर, जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हो, जो पंजाब की ऑडियंस आपको इस वक्त सुन रही है, अगर आप बताओ कि उस चिट्ठी को पढ़ते वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप यकीन करिए लंकेश कि मुझे जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो जैसे आप कहते हैं ना कि गूज़बम्प से रोएं खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या आदमी इस लेवल तक पहुंच सकता है कि जिसको लोग इतने डिवोटीज़ हों, जिसको इतना मानते हों, और वो जो है किसी का शरीर नोचता हो और किसी को बंदूक किनारे रख करके उसका शोषण करता हो। वो बच्चा रोता रहता है जो उसके एक साध्वी है, एक भरोसे पे माँ बाप ने भेजा है, और वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, दर्द में रहती है, पेन में रहती है, और उसका ये भक्षण करता चला जाता है। और उसके अंदर जिस तरह की इंसाइट थी कि इसकी हर दिन एक लड़की का एक नंबर लग रहा है, 12, 14, 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चे, इनका नंबर लग रहा है, और हर दिन उसको एक नया शिकार चाहिए जिसका वो शोषण करे, शरीर शोषण करे। तो अनबिलीवेबल थी। मतलब लाइन यूज की जाती थी साध्वियों की तरफ से, माफ कर दिया गया। तो हम उस दौरान में क्या हुआ लंकेश, फिर हमने जो है सिरसा, ये स्टोरी अप्रूव हुई, हमने इसको जो है ट्रेस करना शुरू किया और हम सिरसा पहुंचे। तो उस समय जो दिल्ली का मीडिया आया हुआ था और जो लोकल मीडिया था, शायद इन्होंने अपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ से फेवर ऐसे दिए कि वो खबर को दबा लिया गया और किसी ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हम लोग ने, जो हमारी टीम थी, उस खबर पे 3, 4, 5 महीने उसको इन्वेस्टिगेट करती रही, और हम लोग उन साधुओं के पास पहुंचने में भी कामयाब हुए। 280 के करीब साधुओं को वो किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था सीबीआई की तरफ, और 2 साधुओं का बयान हुआ था, मतलब ये हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में हुआ था। तो हम उनके घर तक पहुँचे, और जिस तरह का हमने देखा कि यार उनके साथ में इस तरह की घटना हुई है, वो पेन में है, वो दर्द में है, वो अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन एक समझ लीजिए कि बाबा का खौफ मान लीजिए, और या मान लीजिए कि समाज में जो आज की डेट में बहुत दुर्भाग्य है कि जिसके साथ में बलात्कार हुआ उसी को लोग जो है दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब उनके हम लोगों ने बयान सुने तो ऐसा लगा कि ये ऐसी खबर इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ना खबर के लिहाज से भी और सामाजिक रूप से ऐसे दानव को, ऐसे नरभक्षी को बताना चाहिए कि भाई समाज को देखना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा घिनौने अपराध में लिप्त है, और आप जाकर के पैर छू रहे हैं, और बड़े बड़े नेता जाकर के कॉन्वॉय में जाकर के उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो वो करे। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हमें खट्टा सिंह का क्लू कैसे मिला। खट्टा सिंह ऑलरेडी जो है, खट्टा सिंह के रिलेशंस वहाँ से गुरमीत से जो है थोड़े से खट्टा सिंह विरोध में था, और ये बात डेरे के कुछ लोग जानते थे।
तो हमारी एक मुलाकात हुई डेरे के डिसाइपल से, जो पहले शाह सतनाम के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन गुरमीत के आने के बाद उन्होंने डेरा छोड़ दिया। तो उन्होंने हमें नाम मेंशन किया कि खट्टा बहुत करीब रहता था, और जिस दिन रंजीत सिंह का मर्डर हुआ उससे पहले जब ये आ रहे थे चंडीगढ़ से लौट के, तो खट्टा ही गाड़ी चला रहा था। तो उस समय हमें पता लग गया कि ये बहुत पाइवेटल बात हो सकती है जहाँ से हम एक ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। कहानी हमें बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि हम लोगों से मिल चुके थे, और लोग वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं थे। जाहिर सी बात थी कि उनका एक डर था जो मेंटेन था। तो खट्टा सिंह को हमने ट्रेस किया, पैरेलली सीबीआई भी उनको खट्टा सिंह को ट्रेस कर रही थी। और एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है लंकेश की सीबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था। लोकल पुलिस किसी प्रकार का कोई सपोर्ट कर नहीं रही थी, और सीबीआई में जो मुलिंजा नारायण जिनको पूरा केस का दिया गया था, उनको आप ही के हरियाणा और पंजाब के कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो सांसद, युवा सांसद कुछ ऐसे थे 3-4, जो फोन करके कहते थे कि गो स्लो ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मुलिंजा नारायण जैसे ऑफिसर जिनका एक बहुत इम्पेकेबल रिकॉर्ड रहा है, वो उस पर एक काम करते रहे। तो ये लीड भी जो थी खट्टा सिंह की, कहीं ना कहीं हम लोग को सीबीआई भी एक सहयोग दे रही थी कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर है, तो हमारी जो जर्नलिस्ट है हमारे ऊपर तो ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर था नहीं, और तहलका में हमें कंप्लीट फ्रीडम थी। तो हमने उसको ट्रेस किया बहुत। उसने हमें उसको जान को खतरा था उस समय, जाहिर सी बात है कि इस समय फुल पावर में राम रहीम हुआ करते थे, तो उसने हमें बहुत काफ़ी दौड़ाया। वो भी हमारे पर ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि कहीं हम उनकी इन्फॉर्मेशन डेरे में लीक कर दें तो उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाए। तो एक धीरे ग्रेजुअली एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों ने धीरे धीरे सोर्स को कल्टीवेट किया, और फाइनली हमने उनको जो है चंडीगढ़ में जो एक होटल में हमने उनके साथ में फिर मुलाकात करी। मुलाकात के समय खट्टा सिंह थोड़ा इस बात से हिचकिचा रहे थे कि क्या हम बोलेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हमने उस समय डिसाइड किया कि ये दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम इसको कैमरे पे ले सकते हैं, चाहे वो हमें हिडन कैमरा, क्योंकि हम एक वाइडर जो स्टिंग होता है ना, वो उसको आप कहते हैं कि ये लास्ट रिसॉर्ट होता है किसी जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन हमारे पास में वो लास्ट तरीका था जहाँ से हम स्टोरी को पिक करके इस्टेब्लिश कर सकें कि ये पूरा जो इसका जो इसने अपना पूरा एक ऑन द फेस चीज़ों को बना रखा है, असल में कितना गंदा और बेकार आदमी है ये। तो वो आया, और उसके बाद में काफ़ी चला खबरों में, और पंजाब में उसका बहुत, पंजाब हरियाणा दोनों में जो पब्लिक थी उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और उस समय हमें ये लग रहा था लंकेश कि हमने एक ऐसा काम कर दिया है कि अब ये, उसके बाद सीबीआई ने भी बयान ले लिया, और साध्वियों का भी जो 2 रेप सर्वाइवर्स थी उनका भी बयान हो गया। तो हमें लग रहा था कि अब न्याय हो जाएगा। हम लोग बहुत खुश थे कि भाई हम कुछ करने में सफल हुए। अब सबसे अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पे आती है कि ये होने के बाद में भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो दिन ब दिन और पावरफुल होते गया कि उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज प्राप्त थी, और ये किसी एक पर्टिकुलर दल की बात नहीं, जो भी दल सत्ता में उस समय था उसको गुरमीत का आशीर्वाद चाहिए होता था, पंजाब में और हरियाणा में चाहिए होता था। अब मैं इसको देखता हूँ कि 2013 में मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे इसके ऐड चल रहे हैं, और जबकि मैं जानता हूँ कि इसने किस तरह से सोशल, मतलब एक होता है दरिंदा, और एक कहते हैं कि मतलब जो आदमी एक कहते हैं ना कि साइकोपैथ, कि मतलब अपने नाखूनों से किसी के बदन को नोचना, दांत लगाना, मतलब आप जो इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके का। और कोई, मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, आज देश की अदालत ने इसको 2 रेप के लिए कन्विक्ट किया, मर्डर के कन्विक्ट किया। तो ये प्रूव है कि ये करता था। अगर आपको अदालत पे भरोसा है तो आप ये भी मानेंगे कि ये करता था। तो उस समय मैंने इसको देखा, फिर मैंने, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का दौर था कि मैंने फिर बाहर निकल के उसी कंपनी से तुरंत रिजाइन कर दिया। मैंने कहा अगर ऐसी इसको स्पेस मिल रही है तो मैं इस स्पेस में वर्क नहीं कर सकता हूँ। और फिर फॉलो करते रहे, कास्ट्रेशन के केस भी होते रहे। फिर आपने देखा कि फाइनली जो है इनका कन्विक्शन हुआ, बलात्कार में कन्विक्शन हुआ, उसके बाद में इनके हत्या में कन्विक्शन हुआ। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा जो अपराधी जो रेप में लिप्त है, कास्ट्रेशन में लिप्त है, एलिजिबली कास्ट्रेशन में लिप्त है, मर्डर करे हुए हैं उसने, वो खुलेआम घूम रहा है और अपनी सत्ता को फिर से उस तरह से उसको बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सर, आपने कहा कि साइकोपैथ और जिस तरीके से दरिंदगी के साथ ये सब चीज़ें करता था, लेकिन जो सीबीआई के जिनका जिक्र आप कर रहे हो, जिस ऑफिसर का, वो जब मिले इनसे तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा डरपोक इंसान है। वो क्या किस्सा है सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप किसी भी इस तरह के ऑफेंडर्स से आप इसकी क्लिनिकल स्टडी करेंगे तो ये बहुत डरे इंसान होते हैं, बेसिकली अंदर से डरे होते हैं। हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया जिसकी वजह से हमारे अंदर डर बैठा रहे। ये
साइकोलॉजी होती है, कहीं ना कभी पकड़े जाने का एक खौफ दिमाग में बना रहता है। आपने एक अपराध किया और इतना जघन्य अपराध किया, आपने ऐसा नहीं किया कि जो है आप जा रहे हैं और आपने किसी को उठा के पत्थर ऐसे मार दिया, आपने हत्याएं करवाई, आपने बलात्कार किया, आपके ऊपर कास्ट्रेशन के चार्जेस हैं। तो इतने जघन्य अपराध करने के बाद में कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर जरूर बना रहता है। और यही बात ये इस वाले केस की, तो मुरलीधर नारायण ने जैसे मेंशन किया कि वो उस समय चंडीगढ़ में हुआ करते थे और वो इसको इंट्रोगेट करने का वो मांग रहे थे कि भाई हम चाहते हैं कि हम इसका इंट्रोगेशन करें। और क्योंकि इसका इतना ज़्यादा क्लाउड था, इतना ज़्यादा इसको घमंड था कि मैं भाई इतना पावरफुल हूँ, नेता जितने हैं वो हमारी जेब में हैं, पुलिस वाले हमारी जेब में हैं, तो हमारा कुछ ऐसा होगा नहीं। और इवेंचुअली ये इसने एग्री किया कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में 20 या 25 मिनट का समय है, आप आ जाओ। अब चंडीगढ़ से आप उम्मीद करिए कि मुरलीधर नारायण अपनी टीम लेकर के चंडीगढ़ से सिरसा क्या 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन ये ग्रिड था मुरलीधर नारायण का, एक कन्विक्शन था, एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं और उनका बहुत ही इम्पेक्केबल रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां से वो पहुंचे और डेरे के अंदर गए, उनके साथ 3-4 ऑफिसर थे और वहां पे उनका ये कहना था कि मैंने ये दिमाग में सोच रखा था कि जब तक मुझसे से बात करनी है तब तक मैं इससे बात करूँ। और वो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन। और ये जैसे ही गए हैं, मुरलीधर नारायण ने बताया कि जैसे ही गए ये तुरंत खड़ा हो गया, मतलब ये खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बाबा राम रहीम खड़ा हो गया। तो उन्होंने जो मुरलीधर नारायण का ऑब्जर्वेशन था मेरी उनसे कन्वर्सेशन में, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कावर्ड टाइप का इंसान है ये, बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है ये, और बिल्कुल एकदम इसको कहते हैं ना कि जैसे हमने इसको बना रखा है बहुत, अगर इसके खिलाफ हम कुछ बोलें तो ऐसा हो जाएगा। ये था, ये करवाता था, हत्याएं करवाई हैं इसने, सारी चीज़ें करवाई हैं, लोगों के साथ में काम किए हैं ऐसे। लेकिन जो है बेसिकली इस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको एक हमेशा फियर बना रहता है कि कल को वो चीज़ें बाहर आएंगी तो मेरे साथ में हो क्या सकता है। और इस पूरा एक छलावा वाला एक समाज था इसका, ना ही ये आध्यात्मिक था ना कुछ था, एक अव्वल दर्जे का अपराधी, तो इसके दिल में जो डर तो बना रहना ही है। तो हाँ, कावड़ था ये ऑब्जर्वेशन। तो सर जो ये मुरलीधर नारायण थे, जब ये साध्वियों से बात करने जाते थे तब भी इनके समर्थक जो बैठे रहते थे वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। वो आप ये सोचिए कि मुरलीधर नारायण के लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी थी, और सैल्यूट टू दैट ऑफिसर कि उन्होंने किस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज किया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टोरी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुरलीधर नारायण ने शेयर करी थी मुझसे, जिसको मैंने बुक में भी वर्णन किया कि ये जब एक साध्वी के इंटरव्यू लेने गए तो उनको जाहिर सी बात थी कि गांव में बहुत ज़्यादा इसके समर्थक थे उस गांव के, और फिर उन्होंने उनको एक सेफ हाउस में किया, उसकी इंफॉर्मेशन भी इन लोगों को मिल गई। अब दूसरी साध्वी के चक्कर में क्या हुआ कि ये उससे जब घर गए तो तब भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहीं ना कहीं लीक हो गई किसी प्रकार से, क्योंकि इनके लोग तो थे ही। अब ये क्या करते थे कि जब भी सीबीआई की गाड़ी वहां पहुंचती थी, अब इनको मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना था, 164 के बयान कराना था, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो निकलना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, डेरे वाले वहां पे आके सत्संग लगा देते थे अपना। अच्छा, पूरा और भारी भीड़। अब सीबीआई के पास एक बेसिक मिनिमम उसके अंदर ही ऑपरेट करते हैं। इतने मतलब जिन साध्वियों के बलात्कार हुए हैं उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए वहां पे आके ये सत्संग लगा तो इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने टीमें डेवलप करी और एक डिकॉय टीम डेवलप करी। डिकॉय मतलब कि उन्होंने एक टीम ऐसे डेवलप करी कि उसको ये लगेगा कि साध्वी को ये लेके जा रहे हैं तो ये पीछे हमारे भागेंगे। साध्वी को ऐसे निकालना और इसके पीछे भागना साध्वी की लाइफ पे थ्रेट था, कुछ भी हो सकता था उस समय, इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इन्होंने एक डिकॉय टीम बनाई, एक टीम बनाई, उसमें अपने एक ऐसा प्रिटेंड किया कि वो जो गाड़ी सीबीआई की निकल रही है वो उसके अंदर ये साध्वी बैठी हुई है। अच्छा, तो ये डेरे के फॉलोअर्स है इसके पीछे भागे। अच्छा, और तब तक जो ओरिजिनल टीम थी वो उस साध्वी को लेकर के सेफ हाउस पहुंच गई। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस जब मजिस्ट्रेट से बयान भी कराया गया तो ये कहा गया भाई कचहरी बंद हो गई है, सारे वहां से मूवमेंट, जितना पुलिस का मूवमेंट वहां से हटा दिया गया, और बैक डोर से पीछे वाले रास्ते से वो साहब बैठे हुए थे, तब उनको लाके साथियों का स्टेटमेंट कराया गया। अब ये देखिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई, सबसे बड़ी एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन की, उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और उसको ये डर है कि हम उसकी मौजूदगी में भी इनको हार्म हो सकता है। अब आज की स्थिति में जब ये खुले हम घूम रहा है 40 दिन की पेरोल पे, और बार बार पेरोल इसको मिल रही है, और अपने जो है जाकर के अपने वो क्रियाकलाप में लगा हुआ है और अपने लोगों को डेरे की सत्ता थमा रहा है। लंकेश, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात है, जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान करती है, चलो मैं जर्नलिस्ट हूँ,
मैंने तो ये किया क्योंकि मुझे करना था, ठीक है, लाइफ पे थ्रेट होते हैं और वी आर ट्रेन टू डील विद इट। एक 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 साध्वी है, एक लड़की, एक महिला है जो जिसके साथ बलात्कार हो, इतना हीनियस क्राइम, सारी चीजें हुई, इतने लोगों के बीच में, सारे सामाजिक जो ये है अपना सिस्टम इसने बना रखा था, उनको उनका विरोध झेलते हुए वो इतनी हिम्मत करती है कि वो आकर के अपना स्टेटमेंट देती है। 2 साल उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आज की डेट में अब ये खुलेआम ये घूम रहा है, अपनी चीजों को एंजॉय कर रहा है। आप देखें, फुटेज देखे होंगे, इसको कोई शक्ल पे इसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा हुआ है, या कोई इसके हाव भाव में कोई ऐसा फर्क पड़ा हुआ है। वही फ्लैम्बॉयंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई ठीक है, आई एम बैक। तो उनके साइकोलॉजिकल कितना असर पड़ता होगा उनकी सोच करके, उनका एक डर और खौफ, इतने हिम्मत करके उन्होंने बयान दिया। और आज के डेट में अपराधी के बाहर घूम रहा है, जिसकी जगह जेल के 4 दीवारों के भीतर होनी चाहिए। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਸਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, अंडकोश कढ़ा ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। त्रिपाठी साहब ये जो चीज़ थी इसके बारे में बताइए। और हंसराज के साथ जब आपकी मुलाकात हुई और उसने कहा कि जब मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे अंडकोश निकलवा दिए गए, मुझे इसके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया, ऑपरेशन हुआ और ये कहा गया कि अब तुम पर रहमत हो चुकी है, तो जब आप उससे बात कर रहे थे तो क्या बात क्या? देखिए, मैं बताऊं, मुझे सबसे डिफिकल्ट अगर मैंने पार्ट रहा मेरे लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि एक अपराध की तुलना दूसरे अपराध से नहीं करी जा सकती, और इसमें तो अपराध का जो क्वांटम था बहुत बड़ा था। लेकिन जब हंसराज से मैं बात कर रहा था, तो जब उसने मुझे स्टेटमेंट दिया कि मैं सुबह उठा और जब मैंने देखा तो मेरे खून से, मेरी पूरा जो पैजामा था मेरा खून से लथपथ था, चिपका हुआ था शरीर से। और अपनी हालत देख करके जब उसने अपनी, जाहिर सी बात है दर्द उसको शुरू हुआ होगा, और उसने जो है अपने पैजामे को थोड़ा सा ऊपर खींचने की, शरीर से थोड़ा अलग करने की कोशिश की, तो खून से ब्लड से चिपका हुआ था। जो कहते हैं ना, एक ब्लड सोक्ड पूरी तरह से बॉडी थी। और कहने लगा कि जब उसका एक स्टेटमेंट उसने दिया, और वो मुझे आज भी बहुत डिस्टर्ब करता है, वो लगभग रुआंसा होकर के बोला कि जब ये हुआ मेरे साथ में, तो ऐसा लगा कि सैकड़ों चींटियां मुझे काट रही हैं। और कहता है कि कभी कभी अभी भी वो जो एक एहसास हो जाता है, तो जो ट्रॉमा है ना, उसके साथ वो जी रहा है। वो उठता है बेड से, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, आप सोचिए कि एक लड़का 18 साल का भी नहीं था, उसके साथ इस तरह का अपराध होता है। खून से सना पैजामा है उसका, उठ रहा है और ज़मीन पे पैर रखा है, कमज़ोरी, रात भर खून बहा होगा, सारी चीज़ें हैं। और वहाँ के मौजूद लोग उस पर हंसते हैं, कोई सिंपैथी नहीं होती। ये कोई कि मतलब आप किसी को, आप तो रोड पे चलते अगर किसी जानवर को भी दर्द में देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हम कुछ तो कर सकें इसके लिए। और एक इंसान है जो खून से लथपथ है, जिसके पैजामे, जिसके साथ जो 18 साल का भी नहीं है, जो अपने फैसले लेने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है, जिसको कम उम्र में उसके माँ बाप ने जाकर के डेरे में ढकेल दिया। और ऐसे कितने थे हंसराज, और ऐसे कितने थे। और अच्छा गाना गाता था, सारी चीज़ें थी, सब चीज़ें थी। कहता था उस कास्ट स्टेशन के बाद, मतलब वो अगर आप इमेजिन करें, सीन को इमेजिन करें, तो मुझे लगता है कि शायद वो गुस्सा, दुख से ज़्यादा बहुत गुस्सा आता है सोच करके इस चीज़ को। और एक जर्नलिस्ट को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, वो उसको हमेशा सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर एक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें कभी कभी जब ये घटना आती है, तो मुझे सोच करके एक जो कहते हैं ना कि हम उस शब्द को, बहुत भारी शब्द है, इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, लेकिन एक नफरत, एक घृणा सी होती है कि आप कैसे, जो आदमी आपका इतना ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करता है, जिसने अपनी एक बचपन से आपको पूजा है, आपके साथ मंडिया लेके गाना गाता है, आप उसको साथ ऐसे स्ट्रेचर पे छोड़ देते हो, खून में लथपथ। और लोग जो हैं उनकी कोई सिंपैथी नहीं, वो हंस रहे हैं। सर, ये कुर्बानी दस्ता जो इसने तैयार किया था, जिन लड़कों की ये कास्ट्रेशन, अंडकोश निकलवा देता था, इसके पीछे कारण क्या था? इसने बनवाया क्यों था? देखिए, और ये कहा ये भी जाता है कि इसको जो फौज में काम कर चुके थे, रिटायर्ड हो चुके थे, वो लोग आकर के डेरे में ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके बाबत एक बाकायदा लेटर है,
और वो फौज के ही हवाले से लेटर है कि इसकी एक्टिविटीज़ में आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। तो खैर वो तो आप देखेंगे बुक में भी, इसको मैंने लेटर में डिटेल मेंशन किया है। कुर्बानी दस्ते का कंसेप्ट देखिए, ये जो था ना, मैं मतलब मुझे तो पहली बार जब मुझे इस बारे में पता चला तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी संभावना से रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत लगा यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा सोच कि मतलब ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है। तो इसको हमने जब डिटेल में जानना शुरू किया तो पता चला कि इस कुर्बानी दस्ते का कंसेप्ट था कि बाबा की सिक्योरिटी के कई रिंग्स होते और सबसे जो क्लोज रिंग होगा वो ये कुर्बानी दस्ता होगा। और कुर्बानी दस्ता क्यों? क्योंकि बाबा उनको कहता था कि भाई तुम्हारा लाइफ का कोई भी पर्पस अब खत्म हो चुका है, तुम समाज में जाओगे लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकते हो, तो अब तुम्हारी जो भी जिंदगी है वो मेरे इर्द गिर्द ही है, क्योंकि अब समाज तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में ऐसा हो चुका है। अब जो लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने फेथ को, तो उनको इसने क्या किया कि भाई अपने डेरे के नाम पे उसको लाइसेंसी बंदूकें दिलवाना शुरू करी, पिस्टल्स, रिवॉल्वर, ये सब दिलवाना शुरू की। कुछ लोग थे हंसराज जैसे जिन्होंने 1 साल 2 साल हिम्मत बांधी कि भाई घर वालों से कैसे कहेंगे, पिताजी से कैसे कहेंगे, जाकर के विरोध किया। फिर 2011 में फाइनली एक मुकदमा फाइल किया। लेकिन ये उस पीरियड के बीच में लोगों के कास्ट्रेशन हो रहे थे, लोग इसके साथ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये भी है, आप देखेंगे जब जो छत्रपति के हत्या में जो लोग हैं या रंजीत की जो हत्या में लोग हैं जिनके नाम आए हैं, जब उनके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए तो वो भी कास्ट्रेटेड पाए गए। एक साधु जिसने अपने को गोली मार ली थी कोर्ट रूम में, जब उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो वो भी कास्ट्रेटेड पाया गया। और उसने बोला उस टाइम पे कि हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक त्रिपाठी जी, किताब में जिक्र इस चीज़ का भी है कि ये तो बहुत कहते हैं लोग इसके बारे में, इसके प्रेमी आज तक जो इसको पिताजी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो नशे से छुड़वाते हैं और लड़कियों की शादियां करवाते हैं। देखिए ऐसा एक सच नशे को लेकर के देखिए, एक अगर हम डेरे की हिस्ट्री में जाएंगे और हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम शाह सतनाम तक ही जाएंगे, तो शाह सतनाम का जो डेरे की पूरी फिलॉसफी थी, जो बलूचिस्तानी साहब ने जो है जिस कंसेप्ट से शुरू किया था, वो बेसिकली कंसेप्ट यही था कि पंजाब का जो युवा है जो है वो शराब नशे पानी में ना रहे और इन सब चीज़ों से दूर रहे। और बेसिकली आप हेजीमनी को समझेंगे तो पंजाब में भी, सिखों में भी एक कास्ट का जो एक सिस्टम है वो है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तभी वो डेरे की बात तो वो डेरे के पास जाते थे, उनको बताते थे कि भाई ये कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे, आपको एक सेल्फ प्राइड कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने से करने का ये भरोसा देते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि डेरे में जो कंसेप्ट शुरू होता है वो नशा मुक्ति, उसका एक बहुत बड़ा बेस था। अब आ जाते हैं गुरमीत पे, तो गुरमीत के पास कोई भी ऐसा इंटेंशन, गुरमीत देखिए एक बहुत ही अव्वल दर्जे का जो है, ये कह लीजिए भाई कोई एजुकेशन नहीं है उसकी, ना उसकी कोई थॉट प्रोसेस है। 2 साल 3 साल जब डेरे का लिया तो उसको प्रवचन देना भी नहीं आता। वही पुराने जो सतनाम के लोग रह गए थे उनको किसी एक को खड़ा करके कहता था कि भैया आप बोलिए, इसका अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं। इसने जितना बेस हुआ उसको तैयार किया, बाद में इसने कहा कि भाई इसमें ग्लैबर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें पॉलिटिशियन, क्योंकि इसकी संख्या डेरे की बढ़ती जा रही है, हम इसको जो है पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं अपने फेवर में, तो उसने इसको यूज किया। बात नशा मुक्ति की, 24 लोग घंटे फंकी का जो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे जो रेसिड्यू होता है ओपीएम का, वो रोटियों में मिला करके खिलाया जाता था। और ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में पूरी चीजें आई हुई हैं। तो आप पीछे कारण क्या था ये जो करवाते कि भाई आप एक मेंटल मूड में आप चले गए हैं, ट्रांस में चले गए, आप करिए, और वो घंटों काम करते हैं पूरा सब। उन्हीं तो आप देखिए ना, डेरे में कोई लेबर हो ना हायर किया गया जिसको पैसे दिए गए हो। आप डेरे में कोई आदमी बताइए जिसको पैसे दिए गए हो। जितनी भी मैन पावर यूज हुई वो फॉलोवर से ही तो लेकर के मैन पावर यूज हुई, और लगे रहे लोग एक तरीके की। भाई उनको लग रहा था कि भाई इसी से उनकी जो है एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रही है, गेन हो रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या था वो तो अब तो जग जाहिर है, तो सब जानते ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच लंकेश। ये हकीकत है, और इस हकीकत ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ Amazon ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ।